नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज आपके साथ। मैं हूं सरफराज, मैं सरफराज सैफी। आपको बताना चाहता हूं, पड़ोसी मुल्क श्रीलंका के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का विरोध प्रदर्शन काफी ज्यादा उग्र हो गया है। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने सरकारी आवास और दफ्तर पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन का घेराव भी कर लिया है। श्रीलंका के सरकारी टीवी चैनल पर भी प्रदर्शनकारियों के कब्जे में है। 13 तारीख का इंतजार पूरे श्रीलंका को था, यानी 13 तारीख आज के दिन श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया के इस्तीफे का ऐलान होना था। राष्ट्रपति के इस्तीफे के साथ श्रीलंका की सत्ता से राजपक्षे परिवार का सफाया हो जाता। परिवारवाद और राजपक्षे सरकार का विरोध कर रहे लोगों के लिए एक बड़ी खबर होती जा रही है। 13 जुलाई का दिन ऐतिहासिक दिन होता, ऐसा हो ना सका। आज सुबह ही राष्ट्रपति के फरार होने की खबर आई। राष्ट्रपति के देश छोड़कर भागने की खबर से श्रीलंका की जनता सड़क पर आ गई, गुस्से में थी। श्रीलंका की सड़कों पर जन सैलाब देखने को मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के कार्यकारी राष्ट्रपति बनाए गए हैं। रानिल ने सेना और पुलिस को हालात काबू में करने के आदेश भी दे दिए हैं। श्रीलंका पुलिस को पूरी छूट दे दी गई है। हालात इतनी जल्दी से, इतनी आसानी से काबू में होते नहीं दिख रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है, अब श्रीलंका का क्या होगा? क्या सर्वदलीय श्रीलंका सरकार को समाधान निकालने में सफल हो पाएगी? किसी भी तरीके से आर्थिक मदद और खाने पीने के सामानों की आपूर्ति कैसे संभव हो सकेगी? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या भारत में भी श्रीलंका जैसे हालात बन सकते हैं? यह सवाल आज भी सुर्खियों में है। जिस तरीके से कर्ज के बोझ में दबने की वजह से श्रीलंका के हालात बिगड़े, क्या वैसे हालात हिंदुस्तान में बन सकते हैं? क्योंकि हिंदुस्तान के कर्ज का आंकड़ा श्रीलंका से 12 गुना ज्यादा है। किसी भी देश की जीडीपी और कर्ज के बीच कैसा तालमेल खतरनाक होता है, यह मैं आपको बताऊंगा भी और समझाने की कोशिश भी करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को मैं देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने हिंदुस्तान के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। श्रीलंका साल 1948 में आजाद हुआ। श्रीलंका आजादी के बाद भयानक आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है। जरूरत के सारे सामान श्रीलंका में महंगे हो गए हैं, आम आदमी की पहुंच से बाहर है और श्रीलंका सरकार के पास करेंसी नहीं है जिससे तेल खरीद सके। तेल नहीं होने की वजह से श्रीलंका के लोग परेशान हैं। श्रीलंका की जनता के पास कैश नहीं है जिससे सामान खरीद सके। ऐसे हालात पिछले 1-2 में नहीं बल्कि कई महीनों में बने हैं। ऐसे में मैं आपको दिखाता हूं कि श्रीलंका की तबाही के दशनन यानी रावण कौन कौन है। स्क्रीन पर लाइए, ये देखिए। ये पूरा मैं एक ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये 10 वो रावण के रूप में लोग हैं जिन्होंने श्रीलंका की हालत को बद से बदतर बना दिया। ये समझिए आप, महिंद्रा राजपक्षे, इसके बाद निपुण राणावाका, जॉनसन फर्नांडो, जीएल पेरिस, बिमला वीरावासा, गोटबाया राजपक्षे जो आज सुबह ही देश छोड़कर फरार हो गए।
बासिल राजपक्षे, नमल राजपक्षे, योशिथारा राजपक्षे, ये वो 10 रावण हैं जिनकी वजह से श्रीलंका के हालात ऐसे बन गए। और ये पूरा एक परिवार है, श्रीलंका का ये परिवार है जिसने श्रीलंका को खोखला कर दिया, जिसकी वजह से श्रीलंका की जनता इस वक्त सड़कों पर है और श्रीलंका के लोग घरों से बाहर निकलकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और विरोध प्रदर्शन की वजह से श्रीलंका के हाल बेहाल बने हुए हैं। श्रीलंका की जनता को उम्मीद थी कि आज गोटबाया राजपक्षे इस्तीफा दे देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। राजपक्षे देश छोड़कर सुबह भाग गए, जिस वजह से आज पूरे दिन श्रीलंका में संग्राम देखने को मिला। ऐसे में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में आज क्या हुआ है। आज सुबह श्रीलंका के राष्ट्रपति देश छोड़कर मालदीव भाग गए और मालदीव से उनके श्रीलंका से मालदीव गए और मालदीव से सिंगापुर जाने की खबर आ रही है। गोटबाया आज सुबह देश छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है और उसकी वजह से बहुत ज्यादा संग्राम देखने को मिल रहा है। कार्यवाहक राष्ट्रपति बने रानिल विक्रमसिंघे और इन्होंने पद संभालते ही पूरी तरीके से श्रीलंका की जनता को काबू में करने के निर्देश दिए हैं। श्रीलंका में फिलहाल आपातकाल लागू हो गया है और यह कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी श्रीलंका की तरफ लोग गुस्सा विरोध प्रदर्शन करते नजर आए और बड़ी तादाद में संसद की तरफ प्रदर्शनकारी दौड़ गए हैं। यानी पहले प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद हाउस पर भी जबरदस्त तरीके से कब्जा किया और पीएम हाउस पर भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। यानी श्रीलंका में हर तरफ लोग नजर आ रहे हैं, नाराज लोग हैं। सेना के जवानों के पास उन्होंने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। यानी सेना के जो जवान हैं वो लगातार आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं। और श्रीलंका का जो सरकारी टीवी चैनल है उस पर भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है और उनका यह कहना है कि उनकी खबरें दिखाई जाएं। कानून व्यवस्था को लेकर एक कमेटी बनी है और इस कमेटी के दम पर यह कोशिश की जा रही है कि श्रीलंका में जो नाराज लोग हैं उसको संभाला जाए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने शांति की श्रीलंका में अपील की है। क्या उनकी अपील से वहां के बाशिंदे, नाराज लोग, प्रदर्शनकारी लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, यह सवाल लगातार बना हुआ है। चूंकि श्रीलंका की जनता गुस्से में है, नाराज है और इसकी वजह से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीलंका में पिछले कुछ महीनों से सड़क पर संग्राम छिड़ा हुआ है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रदर्शनकारी लगातार दबाव बनाए हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का असर भी साफ दिख रहा है। 13 जुलाई को गोटबाया राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा। गोटबाया बिना इस्तीफे दिए ही देश छोड़कर फरार हो गए। राजपक्षे मुश्किल हालात में अपना देश छोड़कर मालदीव पहुंच गए हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राजपक्षे के फरार होने की खबर ने श्रीलंका की जनता को और ज्यादा नाराज कर दिया। लोगों ने दिन भर जमकर बवाल काटा, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। आपातकाल के बीच लंका बेकाबू। सेना के जवान प्रदर्शनकारी आमने सामने। आंसू गैस दागकर प्रदर्शनकारियों को भगाया। पब्लिक के आगे श्रीलंका का सिस्टम फेल।
श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने 13 जुलाई को इस्तीफा देने की बात कही थी। श्रीलंका की जनता को भरोसा था कि पोया दिवस यानी गुरु पूर्णिमा के दिन राष्ट्रपति राजपक्षे अपने पद से हट जाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति ने चतुराई दिखाई, इस्तीफा देने की बजाय आधी रात को अपने देश से फरार हो गए। गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर क्यों भागे, इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह सामने आ रही है वो गोटबाया राजपक्षे का डर है। दरअसल खबर है कि गोटबाया को पद छोड़ते ही गिरफ्तारी का डर था। इसी वजह से गोटबाया श्रीलंका छोड़कर फरार हो गए। राजपक्षे के फुर होने की खबर जैसे ही श्रीलंका की जनता को लगी, भारी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए। उग्र प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री कार्यालय में घुस गए और संसद पर धावा भी बोल दिया। पुलिस ने बेकाबू स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। लेकिन उग्र भीड़ एक कदम भी पीछे नहीं हटी। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी चैनल श्रीलंका रूपवाहिनी कॉरपोरेशन पर कब्जा कर लिया। और तो और एक प्रदर्शनकारी ने ऑन एयर प्रोग्राम के बीच में ही अपनी बात रखना भी शुरू कर दिया। श्रीलंका में लगातार बिगड़ते हालात के बीच सरकारी चैनल का प्रसारण तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। गोटबाया राजपक्षे के मालदीव फरार होने के बाद प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 37 එක වගන්තියේ යටතේ අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා දිවයිනෙන් බැහැරව සිටින බැවින් එම ධූරයේ කටයුතු රාජකාරී ආවරණය කිරීම සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා පත් කළ බව මට දන්වා සිටිනවා। रानिल विक्रमसिंघे को गोटबाया राजपक्षे की जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया है। राष्ट्रपति राजपक्षे इस समय देश से बाहर हैं। इसी बीच बिगड़ते हालात को देखते हुए श्रीलंका में फिर से आपातकाल लगा दिया गया। उग्र भीड़ पर हेलीकॉप्टर से नजर रखी जा रही है। इन सब के बावजूद प्रदर्शनकारी इससे जरा भी नहीं डिगे। प्रदर्शन कर रहे लोगों का साफ कहना है कि देश के वर्तमान आर्थिक हालातों को देखते हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों को ही अपना पद तुरंत छोड़ देना चाहिए। श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे पहले भी देश से भागने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन तब वे सफल नहीं हुए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अचानक राजपक्षे अपने देश से मालदीव कैसे भाग गए? क्या श्रीलंका की सेना ने राष्ट्रपति को भागने में मदद की? क्या राजपक्षे भागे या फिर उन्हें भगाया गया? इस पर श्रीलंका एयरफोर्स की तरफ से सफाई आई है। एयरफोर्स के टॉप अधिकारी ने बताया कि श्रीलंका एयरफोर्स की सफाई रक्षा मंत्रालय के ऑर्डर पर राष्ट्रपति को प्लेन दिया गया। मौजूद राष्ट्रपति को प्लेन संविधान के तहत दिया गया। मतलब साफ है कि अगर गोटबाया राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे चुके होते तो उनको ये सुविधा इतनी आसानी से नहीं मिल पाती। गोटबाया राजपक्षे को भगाने में भारत ने मदद की। ये खबरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही थी। इस खबर पर श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने इसका खंडन किया। भारतीय उच्चायोग की तरफ से जारी बयान में कहा गया
कि भारत सरकार ऐसी आधारहीन और अटकलबाजी मीडिया रिपोर्टों का स्पष्ट रूप से खंडन करती है कि भारत ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की यात्रा को सुविधाजनक बनाया। यह दोहराया जाता है कि श्रीलंका के लोगों का समर्थन करना भारत जारी रखेगा। श्रीलंका अभूतपूर्व आर्थिक उथल-पुथल की चपेट में है। पिछले 7 दशकों में सबसे खराब हालत से गुजर रहा है। हालात ये हो गए हैं कि लोग खाने को मोहताज हैं, जिस वजह से गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ लोगों की नाराजगी काफी है। ऐसे में गोटबाया राजपक्षे मालदीव भाग गए हैं, तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर गोटबाया मालदीव क्यों भागे। तो आइए उनके मालदीव जाने के पीछे की वजह बताते हैं। क्यों मालदीव फरार हुए गोटबाया? मालदीव के स्पीकर नशीद से गोटबाया के अच्छे संबंध हैं। गोटबाया के मालदीव पहुंचने में नशीद ने मदद की। स्पीकर मोहम्मद नशीद ने खुद गोटबाया का स्वागत किया। 2012 में नशीद भी भागकर श्रीलंका गए थे। उस वक्त नशीद मालदीव के राष्ट्रपति थे। राजपक्षे सरकार ने नशीद को संरक्षण दिया था। त्रेता युग में श्रीलंका में सोने की लंका थी, जिसे हनुमान जी ने जलाकर राख कर दिया था। तब से लेकर अब तक युग बदल गया है और श्रीलंका की किस्मत भी। आज आलम यह है कि सरकार से लेकर आम जनता के पास कैश नहीं है। महंगाई चरम पर है। खाने पीने के सामानों की कीमत 7वें आसमान पर है। लिहाजा श्रीलंका के लोगों का गुस्सा पिछले 2 महीनों से फूट पड़ा है। 9 मई को उग्र प्रदर्शनकारियों ने श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के सरकारी आवास को आग के हवाले कर दिया। उस वक्त कई मंत्रियों और सांसदों को निशाना भी बनाया गया। तब लगा था कि सरकार कुछ कदम उठाएगी। महिंदा राजपक्षे के बाद रानिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन हालात जस के तस बने रहे, या यूं कहें कि और ज्यादा बिगड़ते चले गए। 9 जुलाई को राष्ट्रपति आवास पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया और आज हालात ये हैं कि अब श्रीलंका में आपातकाल लागू हो गया है। श्रीलंका के हालात कब सुधरेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बिगड़ती आर्थिक स्थिति से एक सुंदर सा देश करीब करीब तबाह हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। राष्ट्र की आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि क्या श्रीलंका जैसे हालात हिंदुस्तान में भी हो सकते हैं, आखिर कैसे। पूरी खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है राष्ट्र की आवाज में। कई महीने में तत्कालीन प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के सरकारी आवास को प्रदर्शनकारियों ने जला दिया था। इसके बाद श्रीलंका में करीब करीब शांति का माहौल देखने को मिला। पिछले शनिवार को प्रदर्शनकारी एक बार फिर से उग्र हो गए। मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश करता हूं कि पिछले 5 दिनों में आखिर क्या कुछ हुआ था। जरा देखिए 9 जुलाई की तारीखों में लंका कांड किस तरीके से हुआ था। राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया था 9 जुलाई को। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 9 जुलाई को गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति आवास से भाग गए थे। थोड़ा स्क्रीन पर तेज लाइए। प्रेसिडेंट हाउस पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा बरकरार है। 10 जुलाई से लेकर अभी तक बरकरार है। कोलंबो समेत कई जगहों पर उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। 11 जुलाई को
15 जुलाई को संसद का आपात सत्र बुलाने का ऐलान किया गया था। यह 11 जुलाई की खबर है और 11 जुलाई को ही 20 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव कराने की बात कही गई थी। यह भी 11 तारीख को ऐलान कर दिया गया था, यानी 12 जुलाई पीएम रानिल विक्रम सिंघे के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई और सर्वदलीय सरकार बनाने पर सहमति बनी है। ये लगातार तारीखों के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं। 13 जुलाई को श्रीलंका से मालदीव भाग गए थे गोटबाया राजपक्षे और यह खबर जैसे ही सुबह लगी, श्रीलंका के लोग और ज्यादा गुस्से में आ गए। और ये तस्वीरें जो लगातार मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा था कि पिछले 5 दिन में जो श्रीलंका की तस्वीर बदली वो बहुत ज्यादा उग्र होती जा रही है, लेकिन गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, शॉर्टकट की सियासत से देश तबाह हो जाता है, मुफ्त वाली सियासत से सरकारों का बुरा हाल हो जाता है। जब पैसे आएंगे नहीं तो सरकार खर्च कैसे करेगी? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान को सावधान करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों ही इशारों में श्रीलंका का हाल बता दिया, जहां राजपक्षे सरकार की गलत नीतियों ने श्रीलंका का बुरा हाल कर दिया। बेतहाशा कर्ज, टैक्स में भारी छूट ने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कर्ज को लेकर सवाल हिंदुस्तान पर भी उठाए जा रहे हैं। कर्ज की वजह से जो हाल श्रीलंका का हुआ, वही हाल हिंदुस्तान का होने की बात लगातार विपक्ष उठा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा मेरे हिंदुस्तान में नहीं होगा, ऐसा मेरे देश में नहीं होगा, क्योंकि मेरे देशवासी श्रीलंका की तरह भारत को तबाह नहीं होने देंगे, भारत के खिलाफ कोई साजिश नहीं होने देंगे। और हिंदुस्तान की सरकार लगातार हर मोर्चे पर काम कर रही है। कि जिस देश की राजनीति शॉर्टकट पर आधारित हो जाती है, उसका एक ना एक दिन शॉर्ट सर्किट भी हो ही जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आगाह किया है, शॉर्टकट की राजनीति से देश तबाह हो सकता है। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त यात्रा, बहुत जरूरी है कि जनता मुफ्त वाली सियासत से दूरी बनाए, जिसका ट्रेंड देश की राजनीति में हावी होता जा रहा है। सीधा सा गणित है, सरकार के पास पैसा आएगा नहीं तो सरकार जन सुविधाओं पर खर्च करेगी कैसे? श्रीलंका का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री मोदी ने वहां जैसे हालात यहां अपने देश में न हो, इसके लिए सावधान किया। वहां से सामने आ रही बदहाली की तस्वीरों से सबक लेने की बात कही। तमाम तरह की गलत आर्थिक नीतियों के साथ 2 प्रमुख झटके राजपक्षे परिवार ने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को दिए। उसमें पहले नंबर पर बेतहाशा विदेशी कर्ज और दूसरे नंबर पर जनता को रिझाने के लिए टैक्स में बेतहाशा छूट। टैक्स में छूट मतलब सरकार के खजाने में आने वाले पैसे में बड़ी कटौती। साल 2019 में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने जनता को लुभाने के लिए टैक्स कम करने शुरू कर दिए, जिसका नतीजा जल्द ही सामने आने लगा। सरकार के टैक्स कलेक्शन में कमी होती गई। साल 2017 में श्रीलंका सरकार का राजस्व 1095 करोड़ डॉलर था, जो साल 2020 में घटकर 656 करोड़ डॉलर रह गया। श्रीलंका में पर्यटन सबसे बड़ा सरकारी कमाई का जरिया रहा। पर्यटन क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 12% है और यह विदेशी मुद्रा भंडार का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है। कोरोना की वजह से साल 2020 से ही विदेशों से श्रीलंका आने वाले टूरिस्टों की संख्या तेजी से घटती चली गई, जिसकी वजह से श्रीलंका के राजपक्षे परिवार की गलत नीतियों और भ्रष्टाचार का दबाव बढ़ता ही चला गया। साल
साल 2018 में श्रीलंका में 23 लाख के करीब टूरिस्ट आए, जिनसे सरकार को 4,381 मिलियन US डॉलर की कमाई हुई। साल 2019 में पर्यटकों की संख्या 20 लाख के करीब रही, जिससे सरकार को 3,607 मिलियन डॉलर की कमाई हुई। साल 2020 में श्रीलंका आने वाले पर्यटकों की संख्या घटकर 4 लाख के करीब हो गई, जिसका असर कमाई पर भी पड़ा। उस साल कमाई 682 मिलियन डॉलर रही। हालात तो 2021 के पहले क्वार्टर में डरावने हो गए, जब कोई भी टूरिस्ट श्रीलंका नहीं पहुंचा। पूरे साल में 2 लाख से कम टूरिस्ट पहुंचे। कमाई 13 मिलियन डॉलर पर सिमट गई। 2.25 करोड़ आबादी वाले देश में आबादी के बड़े हिस्से की निर्भरता पर्यटन उद्योग से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर रही है। यही वजह है कि कोरोना के कहर का बड़ा असर श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिला। कोरोना के साथ ही आतंकवाद ने भी श्रीलंका के पर्यटन उद्योग की कमर तोड़ने में बड़ा रोल प्ले किया। साल 2019 में ईस्टर के मौके पर रविवार के दिन हुए बम धमाकों ने श्रीलंका में पर्यटन उद्योग के पतन की पटकथा तैयार कर दी थी। 2019 में तौहीद जमात नामक मुस्लिम संगठन ने ईस्टर पर चर्च में 3 बम विस्फोट करवाए, जिसमें 260 निर्दोष नागरिक तो मारे ही गए, दुनिया भर से आने वाले करीब 25% पर्यटकों ने यहां आना बंद कर दिया। आतंकवाद, कोरोना और फिर रही सही कसर रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरी कर दी। राजपक्षे परिवार का श्रीलंका की सियासत पर इस कदर कब्जा होने के पीछे की वजह उनका अति राष्ट्रवादी रवैया रहा, जिसका इस्तेमाल राजपक्षे परिवार ने आतंकवाद पर नकेल कसने में सफलतापूर्वक किया। इसकी वजह से श्रीलंका की राजनीति में परिवार की लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ कई सारे अहम मंत्रालय और सरकारी पदों पर परिवार के लोगों का कब्जा हो गया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद तो राजपक्षे परिवार ने भ्रष्टाचार की इंतहा कर दी। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के छोटे भाई वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे मिस्टर 10% कहलाते थे। मतलब हर सरकारी डील में परिवार का 10% हिस्सा। इन्हीं वजहों से आज श्रीलंका के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। महंगाई से लोगों का बुरा हाल है। खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लग गई है। गाड़ियों में डालने के लिए पेट्रोल डीजल का मिलना मुश्किल है। जनजीवन की रफ्तार थम सी गई है। श्रीलंका की जनता सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर है। अपने नेताओं को खदेड़कर सत्ता से बाहर करने के लिए बाध्य है। श्रीलंका से सामने आ रही तस्वीरें डरा रही हैं, पूरी दुनिया को सावधान कर रही हैं। देश के नेताओं को संभलकर आगे चलने की सख्त सलाह दे रही हैं। आज हमारे देश के सामने एक और ऐसी चुनौती आ खड़ी हुई है जिसे हर देशवासी को जानना और समझना है। ये चुनौती है शॉर्टकट की राजनीति की। बहुत आसान होता है लोग लुभावन वायदे करके शॉर्टकट अपनाकर लोगों से वोट बटोर लेना। शॉर्टकट अपनाने वालों को ना मेहनत करनी पड़ती है और ना ही उन्हें दूरगामी परिणामों के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जिस देश की राजनीति शॉर्टकट पर आधारित हो जाती है, उसका एक ना एक दिन शॉर्ट सर्किट भी हो ही जाता है। शॉर्टकट की राजनीति देश को तबाह कर देती है। भारत में हमें ऐसी शॉर्टकट अपनाने वाली राजनीति से दूर रहना। शॉर्टकट की राजनीति पलक झपकते ही कैसे एक समृद्ध देश को तबाह कर सकती है, इसके साथ चर्चा श्रीलंका के कर्ज को लेकर भी है। तमाम आर्थिक बाध्यताओं के बावजूद राजपक्षे सरकार श्रीलंका को चीन और अन्य देशों के कर्ज जाल में फंसाता चला गया। आज जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसे लेकर ही भारत को डरने की बात कही जा रही है। श्रीलंका पर इस वक्त करीब 51 अरब डॉलर का कर्ज बताया जा रहा है, जबकि भारत पर इससे करीब 12 गुना अधिक कर्ज है।
भारत पर इस वक्त 620.7 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है। पिछले साल ये 570 अरब डॉलर था। यानी एक साल में भारत का कर्ज करीब 47.1 अरब डॉलर बढ़ा। इसी बढ़ोतरी को आधार बनाकर भारत को श्रीलंका से डरने की बात कही जा रही है। श्रीलंका पर जितना कुल कर्ज है उतना तो भारत में सिर्फ एक साल में बढ़ गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत का हाल भी श्रीलंका जैसा हो सकता है? लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थव्यवस्था के जानकार मानते हैं कि किसी देश का कर्ज और जीडीपी का रेशियो बहुत मायने रखता है। कर्ज का जीडीपी से रेशियो जितना कम होगा, एक देश कर्ज को चुकाने में उतना ही अधिक सक्षम होगा। श्रीलंका का यही रेशियो बहुत अधिक बढ़ गया था, जिसके चलते वह कर्ज डिफॉल्ट कर रहा था। भारत में ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। मार्च 2020 में भारत के कर्ज का जीडीपी से अनुपात करीब 20.6% था, जो मार्च 2021 में बढ़कर 21.1% हो गया। मार्च 2022 में ये अनुपात घटकर 19.9% रह गया। इसकी तुलना में कर्ज 47.1 अरब डॉलर बढ़ा है, जबकि इस मामले में श्रीलंका के हालात डराने वाले हैं। श्रीलंका लंबे समय से कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। साल 2018 में ही श्रीलंका का कर्ज से जीडीपी का अनुपात 91% था। 2021 तक ये बढ़कर 119% पर पहुंच गया। जबकि विश्व बैंक विकासशील देशों को सावधान करता है। विश्व बैंक का कहना है कि कर्ज से जीडीपी का अनुपात 65% से अधिक नहीं होना चाहिए। इससे ऊपर बढ़ने का मतलब है कि हर एक पॉइंट बढ़ोतरी से देश की जीडीपी पर उल्टा असर पड़ेगा। रही बात कर्ज की, कर्ज तो हर देश अपने सामर्थ्य के हिसाब से लेता है। कर्ज का इस्तेमाल अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए करता है। श्रीलंका में ये कर्ज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, परिवार वाली सियासत के कुचक्र में फंस कर रह गया। एक अनुमान के मुताबिक इस वक्त अमेरिका पर 30,400 अरब डॉलर का कर्ज है, जबकि चीन पर 13,000 अरब डॉलर, ब्रिटेन पर 9,020 अरब डॉलर और फ्रांस पर 7,320 अरब डॉलर का कर्ज है। इन देशों की तुलना में भारत का 620 अरब डॉलर का कर्ज बहुत कम है। कुल मिलाकर कहना गलत नहीं होगा कि श्रीलंका और भारत की तुलना करना गलत है। भारत के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन परिवारवाद, मुफ्त वाली सियासत जैसे श्रीलंका की तरह के कुछ सियासी दोष से सावधान रहने की जरूरत जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और श्रीलंका में शनिवार को लंबे वक्त से जारी प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है। श्रीलंका के लोग पूरी तरीके से भड़क गए हैं। हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के सरकारी आवास में दाखिल हो गए हैं। प्रदर्शनकारी राजपक्षे को श्रीलंका के आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार भी ठहरा रहे हैं। सोने की लंका कहा जाने वाला देश श्रीलंका कैसे कंगाल हुआ, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। स्क्रीन पर लाइए। ईंधन महंगा हो गया, जिसकी वजह से श्रीलंका कंगाल होने की कगार पर पहले पायदान पर पहुंचा। इसके अलावा 51 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज श्रीलंका पर है, इसलिए कंगाल हुआ है श्रीलंका। ये तमाम वो आंकड़े हैं। श्रीलंकाई करेंसी में भारी गिरावट दर्ज की गई है, इसी वजह से कंगाल हुआ है श्रीलंका। इसके अलावा अगर मैं जिक्र करूं तो टैक्स में भारी कटौती की गई है, जिसकी वजह से कंगाल हुआ है श्रीलंका। इसके अलावा अगर मैं जिक्र करना चाहूं तो विदेशी पूंजी निवेश में बहुत ज्यादा कमी आ गई थी। जो बाहर के इन्वेस्टर थे वो श्रीलंका नहीं गए, इसी वजह से कंगाल हुआ श्रीलंका। और महंगाई 7वें आसमान पर है, चूंकि पानी से लेकर खाने पीने की चीजें, रोजमर्रा की चीजें, पेट्रोल, डीजल बहुत ज्यादा महंगी हो गई हैं। यानी जो जरूरी सामान है इस वक्त श्रीलंका में नहीं है, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो पर्यटन उद्योग हो, चाहे उसके बाद आटा हो, कोई भी सामान हो, ऑर्गेनिक खेती हो, यानी तमाम जो चीजें हैं, जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं, वो खत्म हो गई हैं।
चीन से नजदीकियों की वजह से श्रीलंका कंगाल हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक खेती पर भी जोर देने की कोशिश की गई। यानी कोई भी देश अगर गलत फैसले लेता है तो उसका हाल श्रीलंका जैसा हो जाता है। श्रीलंका में अब आगे क्या होगा, आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल यही है। श्रीलंका के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुके हैं। श्रीलंका में सर्वदलीय बैठक को लेकर मंथन का दौर इस वक्त चल रहा है और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि श्रीलंका का सफर श्रीलंका के लिए आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि सर्वदलीय सरकार के लिए श्रीलंका में सियासी स्थिरता लाना एक बड़ी चुनौती होगी। बिना सियासी शांति के कुछ भी बेहतर कर ले जाना श्रीलंका के लिए आसान नहीं होगा। कोई भी देश या विदेशी संस्था तभी श्रीलंका की मदद के लिए आगे आ सकती है जब किसी भी निर्णय की पूरी सहमति वहां की सर्वदलीय मीटिंग में हो जाएगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति देश छोड़कर भागे। अब श्रीलंका का क्या होगा आगे? क्या सर्वदलीय सरकार दे सकेगी समाधान? बिना सियासी स्थिरता के कैसे आएगा विदेशी धन? 13 जुलाई का इंतजार श्रीलंका के साथ साथ पूरी दुनिया को था, जब श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया को इस्तीफा देना था। श्रीलंका की सत्ता से राजपक्षे परिवार का सफाया होना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राष्ट्रपति गोटबाया देश से फरार हो गए। श्रीलंका के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। श्रीलंका में जारी भारी हंगामे के बीच अब सबको इस बात का इंतजार है, श्रीलंका में सियासी ठहराव कब आएगा, क्योंकि सियासी ठहराव के बाद सत्ता के सही संतुलन के बाद ही सुधार की गुंजाइश बनती है। तभी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का कोई ठोस प्रयास संभव हो पाएगा। ऐसे में जानना जरूरी है कि श्रीलंका का संविधान क्या कहता है। श्रीलंका के संविधान के अनुसार जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो पीएम ही कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है। मौजूदा हालात में प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। यह व्यवस्था तब तक रहेगी जब तक संसद के सदस्यों में से किसी अन्य को राष्ट्रपति पद के लिए नहीं चुन लिया जाता है। चुनाव में 50% से ज्यादा जिस उम्मीदवार को मत मिलेंगे वही श्रीलंका का अगला राष्ट्रपति बनेगा। श्रीलंका में लगातार बिगड़ते हालात के बीच अगले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारी जारी है। इंतजार 13 जुलाई का था, जिस दिन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की आधिकारिक घोषणा के बाद काम तेज होना था। स्पीकर महिंद्रा अयापे अभयवर्धन की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आगे का रोड मैप दिया जा चुका है। स्पीकर के हवाले से बताया जा रहा है कि 20 जुलाई को संसद नए राष्ट्रपति का चुनाव करेगी। राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई तक नामांकन किए जा सकेंगे। इसके बाद 20 जुलाई को इस पद के लिए वोटिंग होनी है। श्रीलंका में सर्वदलीय सरकार के गठन की तैयारी चल रही है। श्रीलंका के मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के हटने के बाद सर्वदलीय अंतरिम सरकार बनाने पर अपनी सहमति जाहिर कर चुके हैं। सत्तारूढ़ श्रीलंका पोदुजाना पेरुमना पार्टी यानी SLPP के अलग हुए समूह के नेता विमल वीरवांसा का बयान सामने आ चुका है। विमल वीरवांसा ने कहा है, हम सभी दलों की भागीदारी के साथ सैद्धांतिक रूप से एक अंतरिम सरकार बनाए जाने पर सहमत हुए हैं। ये ऐसी सरकार होगी जहां दलों का प्रतिनिधित्व होगा। श्रीलंका की मुख्य विपक्षी पार्टी की तरफ से भी सर्वदलीय सरकार के गठन संबंधी बयान सामने आ चुके हैं। समागी जन वालवेगया यानी SJB की तरफ से कहा गया है, हमारा लक्ष्य सीमित अवधि के लिए सभी पार्टियों की अंतरिम सरकार बनाना है और फिर संसदीय चुनाव कराना है।
अंतरिम सर्वदलीय सरकार की तैयारी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश कर चुके रानिल विक्रमसिंघे ने साफ कर दिया है कि जब तक सर्वदलीय सरकार का गठन नहीं हो जाता है, पूरी कैबिनेट इस्तीफा नहीं देगी। सर्वदलीय सरकार बनने के बाद पूरा श्रीलंकाई मंत्रिमंडल अपनी जिम्मेदारियां सौंपने के बाद इस्तीफा दे देगा। भारी उठापटक के दौर में भी श्रीलंका में सियासी खींचतान देखने को मिल रहा है। श्रीलंका के विपक्ष के नेता सांसद साजिद प्रेमदासा ने गोटबाया राजपक्षे और रनिल विक्रमसिंघे पर हमला बोला है। साजिद प्रेमदासा ने ट्वीट कर कहा, गोटबाया राजपक्षे, रनिल विक्रमसिंघे और पोहो टुआ सरकार ने अपनी वैधता खो दी है। पिछले 2.5 साल में आपने हमारे देश को तबाह कर दिया है। हम नए राष्ट्रपति और नए पीएम के साथ नई सरकार बनाएंगे। अगर कोई इस प्रक्रिया का विरोध करता है तो वो आगे होने वाली अराजकता के लिए जिम्मेदार होगा। अभी के जैसे हालात हैं, साजिद प्रेमदासा श्रीलंका के राष्ट्रपति पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण नाम मौजूदा स्पीकर अभय वर्दने का है। अगर अभय वर्दने राष्ट्रपति पद के लिए आगे बढ़ते हैं तो जनता और विपक्षी पार्टियों के विरोध प्रदर्शन में कुछ और चेहरे भी हैं जिन पर नजरें टिकी हैं। जनता को सारथ फोनसेका का भी साथ मिल रहा है। फोनसेका सेना से रिटायर्ड फील्ड मार्शल हैं। फिलहाल श्रीलंका की सत्ता में SLPP, UNP और EPDP की गठबंधन की सरकार रही है। लेकिन जब सर्वदलीय सरकार बनेगी तो विपक्षी पार्टियां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर जैसे अहम पदों पर अपने लोगों को आगे करने की कोशिश करेंगी। श्रीलंका के मौजूदा हालात सबको डरा रहे हैं। अगर जल्द से जल्द सर्वदलीय सरकार ने मोर्चा नहीं संभाला तो हालात लगातार बिगड़ते चले जाएंगे। इसके साथ ही सभी राजनीतिक दलों को आपस में बेहतरीन साझेदारी दिखानी पड़ेगी। सिर्फ सर्वदलीय सरकार बनाने से बात नहीं बनेगी। सरकार के सारे घटक दलों को मिलकर आम सहमति से कोई योजना बनानी होगी। आपसी सहमति से मिलकर बनाई गई योजना को लेकर उन्हें IMF के पास जाना होगा। IMF तब तक कोई ठोस मदद के लिए तैयार नहीं होगा जब तक कि वहां आर्थिक हालात को सुधारने के लिए सबकी सहमति से कोई योजना नहीं बनाती। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम से भी श्रीलंका की उम्मीदें बंधी हैं। गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहे श्रीलंका को WFP की खाद्य सदस्यता की सख्त जरूरत है, जिसके डायरेक्टर डेविड बीसले को रानिल विक्रमसिंघे ने बड़ी मुश्किल से मदद के लिए पिछले महीने ही तैयार किया था। लेकिन उनके आने के पहले ही श्रीलंका में भारी उथल पुथल का दौर शुरू हो गया है। श्रीलंका में जब तक राजनीतिक हालात नहीं सुधरते, जब तक सियासी स्थिरता नहीं आती, जब तक सत्ता के सभी घटकों में बेहतरीन तालमेल नहीं दिखता, तब तक WFP हो या IMF कोई भी कुछ भी मदद नहीं कर सकता। सबके हाथ नीति नियमों से बंधे हुए हैं। राजनीतिक स्थिरता की स्थिति में दुनिया का कोई भी ताकतवर देश श्रीलंका के सहयोग के लिए आगे कदम बढ़ा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और श्रीलंका में एक बार फिर से इमरजेंसी लगा दी गई है। आजादी के बाद से श्रीलंका में अभी तक 15 बार इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। पिछले 4 महीने में तीसरी बार इमरजेंसी लगाई है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि श्रीलंका में कब कब इमरजेंसी लगाई गई है। 1 अप्रैल 2022 से लेकर 6 अप्रैल 2022 तक इमरजेंसी लगाई गई हाल फिलहाल में। इसके अलावा 6 मई से लेकर 22 मई तक इमरजेंसी दोबारा से लगाई गई। इसके अलावा 13 जुलाई 2022 से फिलहाल इमरजेंसी लागू है। यानी श्रीलंका में बार बार इमरजेंसी लगाई जा रही है और इमरजेंसी की वजह से लोगों में और ज्यादा गुस्सा है, नाराजगी है, जिसकी वजह से श्रीलंका के नाराज लोग सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री से लेकर श्रीलंका के राष्ट्रपति और तमाम संसद पर जो मुख्य जगह है वहां पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।